बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे, विशेष कार्यक्रम रत्ना वोरा जी के साथ कर रहे हैं। कल उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में। और ये एफआईआर है, योगी आदित्यनाथ ने भाषण के अंदर एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया, जो शब्द इस समय प्रचलित नहीं है, एक तरीके से गैरकानूनी है, कई नोटिफिकेशन उसके हैं, लेकिन उन्होंने दलित की जगह पर हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। ये डेरोगेटरी है और उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। हालांकि वो जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, खुद वो नाथ संप्रदाय के अंदर इस तरीके का भेदभाव नहीं माना जाता है, लेकिन उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो आपत्तिजनक है। हम उसको लेकर के रत्ना जी से बात करेंगे। रत्ना वोरा जी अंबेडकर कारवा की जो है अध्यक्ष हैं, और कल उन्होंने दलबल के साथ जाकर के ये एफआईआर कराने का के लिए आवेदन दिया है। रत्ना वोरा जी, आपका बहुत स्वागत है बहुजन संवाद में। आप ये बताएं कि ये जो आपने एफआईआर दर्ज की है उसका क्या ग्राउंड है, आपका किन आधारों के ऊपर आप इसको आपने एफआईआर के लिए आवेदन किया है और किस थाने में किया है? जी बहुत बहुत बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी। ये जो विषय है बहुत ही अहम विषय है। मैंने यूपी के जो सीएम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कल हमारे अहमदाबाद में गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन दी है एट्रोसिटी एक्ट के तहत। दरअसल एक 19 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ एक हफ्ते से। योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2024 के दिन गोरखपुर में यूपी में अपने एक भाषण में हरिजन शब्द का उपयोग किया है। दरअसल 1982 में केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके ये कहा था तमाम राज्यों को कि कोई भी हरिजन शब्द का उपयोग नहीं करे। उसके बावजूद भी हरिजन शब्द का उपयोग होता रहा। 2010 के अंदर केंद्र सरकार ने जो समाज कल्याण अधिकारिता विभाग है उसने एक नई नीति निर्देश जारी किए और कहा कि हरिजन शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये हरिजन शब्द का उपयोग जो चल रहा था उसमें 22 जनवरी 1938 में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेशन से वॉकआउट करते हुए ये कहा कि हरिजन शब्द का जो मीनिंग है वो डेरोगेटरी है, अपमानजनक है, इंसल्ट करता है, इसलिए इस शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने केस में इस बात को बताया कि हरिजन शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के सामने एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दाखिल किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठा है कि योगी आदित्यनाथ जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होते हुए अगर वो इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम स्वर्ण उत्तेजन दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं कि आप हरिजन शब्द का उपयोग खुलेआम कर सकते हो। जब आदित्यनाथ खुलेआम शब्द का उपयोग कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वह भी इस शब्द का खुलेआम उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। तो इस बात को रोकने के लिए और जो सुप्रीम कोर्ट के लिमिट को ध्यान में रखते हुए ये एक अपमानित करने वाला शब्द है। हमने गोमतीपुर में अपनी एफआईआर करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। यदि गोमतीपुर पुलिस स्टेशन 2 दिन के अंदर हमारी एफआईआर नहीं दर्ज करेगी तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के सामने एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दाखिल करूंगी, और यहाँ पे हम अनुसूचित जाति आयोग को भी शिकायत दर्ज कराने वाले हैं, और साथ ही मैं इस केस को अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी रत्ना जी, इसमें मुख्य बात यह है कि आपने जो बात की, जो आपने अंबेडकर कारवां के अध्यक्ष के तौर पर ये आप एफआईआर दर्ज कर रही हैं या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कर रही हैं, इस पे कांग्रेस पार्टी का अपना खुद का क्या स्टैंड है? क्योंकि इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनकी तस्वीर आपके पीछे लगी हुई है, वो भी दलित समाज से आते हैं और एक अलग तरीके का कॉन्शसनेस इस देश के अंदर जो पूरा
दलित मूवमेंट है उसके चलते, बाबा साहब के चलते देश में पैदा हुआ है, तो आप मतलब एज ए इंडिविजुअल आपने ये जो है इनिशिएटिव लिया है या संगठन या पार्टी के तौर पर लिया है? ये मेरा एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आप जो कोर्ट के अंदर भी अब आप जाएंगी तो आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि इसके अंदर कम से कम 2 केस के साथ डायरेक्टली मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब जो मनोज सिन्हा हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि गांधी जी की जो है उनके पास कोई कानून की डिग्री नहीं थी, फर्जी तौर पर जो है वो अपने आप को एडवोकेट कहते थे, तो उसके अंदर मैंने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की थी। और उसी उसी तरीके से दूसरा एक और केस था जिसके अंदर हमने ये कोशिश की थी, जब कंगना जो है उन्होंने इस तरीके का ये किया था, उन्होंने किसानों को जो है आतंकवादी बोला था, पृथकतावादी बोला था, तब भी हमने ये प्रयास किया था, लेकिन उसके कोई नतीजे निकले नहीं। तो आपको क्या उम्मीद है? जी जी, सबसे पहले तो सुनीलम जी, मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हर एक समाज को साथ में लेके चलती है, फिर वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो। तो कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा ही ये है। और जिस तरह से आप जानते हैं, राहुल गांधी जी तो ये कहते हैं कि ये देश को सिर्फ और सिर्फ संविधान पे ही चलना चाहिए और संविधान को ही वो अपनी सबसे सर्वोपरि पुस्तक मानते हुए एक साथ में लेकर ही चलते हैं। तो यहाँ पर जहां तक कि पक्ष का सवाल है, तो मैंने आज अपने पक्ष की तरफ से, कांग्रेस पक्ष की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और पूरे कांग्रेस पक्ष मेरे साथ है, इस मुद्दे के साथ है, दलित समाज के साथ है। तो यहाँ पर जैसा आपने प्रश्न किया कि क्या मेरा पक्ष मेरे साथ है और इस मुद्दे के साथ, तो जी हाँ, कांग्रेस पक्ष इस मुद्दे के साथ है और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है पूरे दलित समाज का अपमान है। और कांग्रेस में भी जितने भी लोग हैं सभी इस बात को समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक गैर कानूनी तौर पर इस शब्द का उपयोग किया है जो असंवैधानिक है। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि मैं कोर्ट में जाऊंगी तो क्या मुझे कोर्ट में सक्सेस मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए तो मैं अभी यही कहना चाहती हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में जाऊंगी, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट है, उसको डिस्ट्रिक्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है या उसके तहत जो भी केस डालने हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में डलते हैं। तो मैं जाऊंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुझे एफआईआर नहीं दाखिल करने के लिए बोलती है, मतलब पुलिस को, तो फिर मैं हाईकोर्ट आऊंगी और हाईकोर्ट के बाद भी अगर मेरा केस नहीं सुनवाई होगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी, आप एफआईआर दर्ज करने जा रही हैं, जिसका इतिहास ही बड़ा विभत्स इतिहास है हमारे उत्तर प्रदेश में। और वो जिस संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं, गोरखनाथ पीठ से आते हैं, उसकी स्थापना ही हिंदू धर्म के खिलाफ हुई थी। हिंदू धर्म का प्रबल विरोधी है और उनके मठ के इर्द गिर्द दलित लोगों का वहां पर ज्यादा उनका बेस आधार है। लेकिन आज की तारीख में उनके सारे लोग वो क्या करते हैं कि वो अपना सरंगी लेकर के और पूरा प्रचारात्मक तरीके से गाना बजाना करते थे। और उसमें तमाम जो ऐसी जातियां हैं, जोगी हैं, रंगरेज हैं, और ये बुनकर हैं, सरवन हैं, सपेरा हैं, कोल है, लेकिन उन सारे लोगों को धता बताते हुए आज की तारीख में जोगी जी अपने आप को ठाकुरों का बड़ा अलंबरदार मानते हैं, कहते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, दलितों के उतने शोषण उत्पीड़न की हमारे अंदाज से पूरे देश भर में उतनी घटनाएं नहीं होगी। आप देख रहे हैं बच्चियों के साथ बलात्कार करके रातों रात उनको जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये दलित बच्चों को घोड़े पर वो नहीं चढ़ सकते हैं, उनके साथ अभी अभी एक दलित बच्चा एक मोबाइल चोरी के आरोप में उसको इतना पीटा जा रहा है। तो ऐसे जो आदमी, और वो खुद भी उनके ऊपर दुर्दांत अपराध के तमाम मुकदमे थे, उन्होंने स्वतः उसको वापस ले लिया। तो ऐसी हालत में आपको क्या लगता है कि उन मुकदमों से ज्यादा मजबूत आपका ये मुकदमा होगा और इस पर कुछ कार्रवाई हो पाएगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ एक ढोंगी आदमी है और वो एक तरीके से जामा पहन के, हिंदू का जामा पहन के बैठा हुआ व्यक्ति है। और ये व्यक्ति अब जिस तरीके से अपनी बात को करता है कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे,
इस तरह के जो भी उच्चारण करते हैं या फिर जो हरिजन शब्द का उपयोग किया है, तो ये इंसान निहायत ही बदतमीज भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि कौन सी भाषा का उपयोग कहाँ करना चाहिए इस इंसान को नहीं पता है। और इस इंसान को इसकी तो अकल ठिकाने लाने के लिए, शान ठिकाने लाने के लिए मैं तो ये कहती हूँ कि पूरे देश के दलितों को सभी पुलिस स्टेशन पे जाके एफआईआर इसके खिलाफ करवानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो देश को बांटने का काम कर रहा है। आज ये हरिजन का नाम लेके देश को बांटने का काम कर रहा है, और ये ऐसा शब्द का उपयोग किया है कि जो संवैधानिक नहीं है और जो अपमानजनक है। तो योगी आदित्यनाथ की तो बातें ऐसी होती है कि वो अपने आप को सर्वे सर्वा राजा समझता है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज राजा भी रंक हो सकता है और रंक भी राजा हो सकता है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में सबको एकता का, समानता का अधिकार दिया है। इसीलिए उसी एकता समानता के अधिकार की वजह से ही मैंने योगी आदित्यनाथ के सामने एफआईआर करने की सोची है, चाहे वो यूपी का चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही दम्पत क्यों ना हो, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसके सामने नहीं पढ़ सकता है या उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। आज मैं गुजरात से हूँ और मैंने गुजरात में जिससे उसको चैलेंज किया है, और मैं अपनी एफआईआर दर्ज करवा के रहूंगी। जी, इसमें आपसे ये सवाल ये है रत्ना जी कि इसको लेकर के कोई सड़क पर उतरने का भी विचार है? अगर थाने से कुछ नहीं होता है, कोर्ट से, क्योंकि आप अंबेडकर कारवां चलाते हैं, जो देश के जो अंबेडकरवादी हैं, क्या वो इसके अंदर आपकी और भी लोगों से बातचीत हुई है? क्या कोई वो इस तरीके का इनिशिएटिव लेने का काम करेंगे? क्या सामाजिक तौर पे जो है योगी आदित्यनाथ का सामाजिक बहिष्कार दलितों के द्वारा इस आधार पर किया जाएगा क्योंकि वो व्यक्ति इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा? मतलब कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो आगे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार है, जुडिशरी कितने दबाव के अंदर है ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है? ये एक मेरा सवाल है। दूसरा अंतिम बात ये रहेगी कि आप क्या अपील करना चाहेंगे दूसरे देश के अंदर और जो लोग हैं जो इस शब्द को अपमानजनक मानते हैं और गरिमा के खिलाफ में मानते हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगी? ये मेरे 2 सवाल हैं बस। जी, तो हम सभी दलित समाज की भावनाओं का प्रश्न है। मैं ये समझती हूँ कि यदि दलित समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए थोड़ी सी भी कृतज्ञता बाकी है और वो लोग इस बात की भर्त्सना करें, निंदा करें और तमाम लोग जाके अलग अलग पुलिस स्टेशन में योगी आदित्यनाथ के सामने एफआईआर दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी बात करने के लिए बहुजन संवाद से, और हम चाहेंगे कि आपका जो प्रयास है उसमें आप सफल हों और पूरे देश के अंदर जो भी बहुजन संवाद के दर्शक हैं वो भी अपने स्तर पर जहां पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं इस मुद्दे को लेकर के वो जरूर कराने का काम करें, क्योंकि जब हेट स्पीच की बात आती है सुप्रीम कोर्ट भी बोल देता है, लेकिन आखिरी में जाके सुप्रीम कोर्ट भी लाचार साबित होता है। हेट स्पीच के ऊपर कोई रुकावट जो है इस देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा पा रहा है। सरकार तो खुद ही उसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। तो प्रयास तो हम लोगों को जारी अपना रखना पड़ेगा। आपने जो प्रयास किया उसके लिए आपको बहुत बधाई, और बहुजन संवाद को समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।